हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ अलग होने वाला है क्योंकि हम लोग एक छोटी सी की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अंतरिक्ष के बारे में कुछ अलग टॉपिक में विस्तार से जानेंगे। मतलब हर एक टॉपिक या हर एक स्टार या हर एक सिस्टम के बारे में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और कुछ मतलब मिस्ट्रीज से रिलेटेड में हम कुछ इसमें से इंफॉर्मेशन देंगे और रिलेटेड टू साइंस। सो गाइस बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और इस जर्नी में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। सो लेट्स बिगिन। गाइस कई साल पहले जब हम लोग अंतरिक्ष में देखते थे, जो चीज़ हम लोग को दिखती थी उसी को हम लोग सिर्फ अंतरिक्ष मान लेते थे। जैसे मरकरी से लेकर के सैटर्न तक जितनी भी चीज़ें दिखती थी हम लोग बस उन्हीं को ही यूनिवर्स मान लेते थे। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है एडवांस होती गई और हमें हबल टेलीस्कोप और काफ़ी सारी चीज़ की वजह से नेपट्यून और अदर ग्रह के बारे में पता चला, जैसे कि प्लूटो और इन सब के बारे में। और इसी तरह हम लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी से 9 ग्रह खोज निकाले थे और इन्हीं सब गैजेट्स की वजह से हमें ये पता लगा कि प्लूटो का जो सरफेस एरिया और जो डायमीटर है वो अलग मून से कंपेयर किया जाए तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है और इसे प्लैनेट या ग्रह नहीं माना जा सकता। तो इसके बाद हम लोग को पास बचे 8 प्लैनेट। बट कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि इस प्लैनेट 9 की जगह कोई और प्लैनेट ले सकता है जो कि मौजूद है पर हमें दिखता नहीं है। क्या वो प्लैनेट 9 है या वो प्लैनेट एक्स के नाम से जाना जाता है? सूरज से इतना दूर है कि वो हमें आँखों से देख पाना इम्पॉसिबल है। बट मैथमेटिकल और काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा ये पता लगाया गया है कि प्लैनेट 9 है वो अपने सोलर सिस्टम में ओथ क्लाउड्स के रीजन में मौजूद है। अगर ये प्लैनेट 9 हमें मिल जाता है तो इससे हमें काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ के सॉल्व हो सकते हैं और एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में कुछ अलग सा हो सकते हैं। मीन्स हम लोग एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में कुछ आगे जा सकते हैं। मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि इस पे कौन कौन सी थ्योरीज आई थी और कौन कौन से इम्प्लीमेंट करके इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया था। और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और ये प्लैनेट 9 कैसे साइंटिस्टों के दिमाग में मंडरा रहा है। तो लेट्स बिगिन। कई सौ साल पहले हमें यही लगता था कि हमारे सौरमंडल में सिर्फ 8 ग्रह हैं। बट एक साइंटिस्ट जिनका नाम पर्सिवियर लोवेल है, उन्होंने देखा जब यूरेनस और नेपट्यून सन ऑर्बिट पे रहकर चक्कर काट रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि वो एक पॉइंट पे आके अपना पाथ से थोड़ा सा भटक जाते हैं और कुछ देर बाद वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। मतलब वो दोनों अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। आप लोगों ने पर्सिवियर लोवेल का नाम नहीं सुना होगा, बट ये यही हैं जिन्होंने मार्स पर जीवन होने के जिक्र किया था और माइक्रो स्टेज में इन्होंने ही बताया था कि थ्योरी कि यहाँ पर माइक्रो स्टेज में जीवन मौजूद है। हालांकि इनकी अधिकतर थ्योरी इनकी जिंदा रहते वक्त नहीं पूरी हो पाई थी और इसलिए लोग पर्सिवियर लोवेल को लोग नहीं जानते हैं। लोवेल के पास पैसे की कमी नहीं थी और इनके पास काफ़ी पैसे थे और ये अमीर थे, तो उन्होंने पहाड़ी पर एक ऑब्जर्वेटरी भी बना दी थी और अपनी ऑब्जर्वेशन जारी रखी थी। और टेलीस्कोप लगाने के बाद उन्होंने अपने थ्योरी पर रिसर्च करने लगे और इसी बीच उन्होंने 1906 में अपनी थ्योरी ऑफ प्लैनेट एक्स के बारे में अपनी थ्योरी रखी। उस थ्योरी में उन्होंने बताया कि इस सोलर सिस्टम के बहुत भारी भरकम जगह पर, जो कि लगभग पृथ्वी के 5 गुना ज़्यादा बड़ा और पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दुगुना से भी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद थी। पर्सिवियर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सब कुछ छोड़ के बस इसी थ्योरी को लग गए और प्लैनेट एक्स को ढूंढने लगे। और उसी के कुछ समय बाद उन्हीं की ऑब्जर्वेटरी के द्वारा एक प्लैनेट कैप्चर किया गया जिसको आज हम लोग प्लूटो के नाम से जाने जाते हैं और इस प्लैनेट को डिस्कवर किया गया था। प्लूटो में जो फर्स्ट के जो 2 लेटर है ना PL, वो पर्सिवियर लोवेल के इस नाम पे इनके 2 लेटर्स को ट्रिब्यूट करने के लिए रखा गया था। इसी तरह काफ़ी साल बीतते गए और जब साइंटिस्टों ने प्लूटो का चांद चेरोन को खोजा तो उन्होंने ये देखा कि वो अपने पृथ्वी का मून लूना से भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है और ये मानव अस्तित्व में ही नहीं है। मतलब इसका साइज़, इसका शेप और इसकी रिवॉल्विंग स्पीड मैटर ही नहीं करती। मतलब इतनी ज़्यादा कम है कि वहाँ कुछ प्लैनेट की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता। और इसे फाइनली 2006 में प्लैनेट के रूप से हटा दिया गया और एक डॉर्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करने के बाद ये सोचा कि ये वो प्लैनेट एक्स नहीं है जिसके बारे में लोवेल बात की थी। सोलर सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों प्लैनेट्स सूरज के ऑर्बिट पर अलग ही तरह से चक्कर लगाते हैं। ये दोनों प्लैनेट अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ऑर्बिट को प्रभावित करते हैं। ये दोनों जब एक पास होते हैं तो ये यूरेनस नेपट्यून अपनी तरफ एक साथ खींचते हैं और जैसे ही थोड़ी देर बाद यूरेनस जब सन के ऑर्बिट के होते हुए आगे चला जाता है तो नेपट्यून और यूरेनस के दोनों के बदलाव आता है और ये दोनों एक इक्वल मतलब अपने कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करने लगते हैं। और इसी वजह से साइंटिस्ट हैरान थे। वॉयेजर 1 जब इन दोनों प्लैनेट के पास से गुजरा तो साइंटिस्ट
ये हैरान थे क्योंकि उन्होंने ये सारी मास इन दोनों की गलत निकाली थी। मतलब इनकी मास, दोनों की मास गलत कैलकुलेट की थी। और जब इनकी मास को मैथमेटिकल इक्वेशंस में रखा गया तो वैज्ञानिकों ने ये पाया कि इन दोनों के ऑर्बिटल बिल्कुल सही है और जिस स्पीड से और जिस टाइम से रिवॉल्व कर रहे हैं वो चीज़ बिल्कुल सही है। और इसी के कुछ साल बाद, इसी के बाद प्लैनेट एक्स को एक थ्योरी मान करके उसको रिजेक्ट कर दिया गया। बट कुछ ही साल बाद 2 एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटिन बैटकिन और माइक ब्राउन ने उन्होंने काफ़ी सारे डेटा को एनालाइज किया और जो रिज़ल्ट उन्होंने दुनिया वालों के सामने रखा वो बिल्कुल कपा देने वाला था। अभी आप लोग अपने कान को बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्योंकि हम लोग इस कॉन्सेप्ट को डीप में जाने वाले हैं थोड़े से। तो इन दोनों ने एक्सट्रीम ट्रांस नेप्टूनियन ऑब्जेक्ट्स में एक अजीब पैटर्न रिकॉर्ड किया। लोवेल की ऑब्जर्वेशन से कुछ ज़्यादा अलग नहीं थी, लेकिन इन दोनों चीज़ों में फ़र्क बस इतना था, लोवेल ने डिफरेंसेस आउटर मोस्ट प्लैनेट में देखी थी बट इन दोनों ने एक्सट्रीम ट्रांस नेप्टूनियन ऑब्जेक्ट्स में हलचल और नोटिस की थी, रिकॉर्ड की थी अलग अलग चीज़ें। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एक्सट्रीम ट्रांस नेप्टूनियन ऑब्जेक्ट आखिर है क्या, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स, लगभग 200 मून्स और मीटरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स आते हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक रीजन है जो कि नेपट्यून के बाद आता है, जिसमें काफ़ी सारे एक्सोप्लैनेट्स और स्टार्स आते हैं। मतलब नेपट्यून के जैसे बाद, हमारे सोलर सिस्टम के बाद, उसी को हम लोग ETOs या तो ETNOs बोलते हैं, जिसको एक्सट्रीम ट्रांस नेप्टूनियन ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। अब हम ETNOs की बात कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़े हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। वो 2 एस्ट्रोनॉमर्स ने जब इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में कोई अनयूजुअल फोर्स नोटिस किया, दुनिया में चर्चा शुरू हो गई कि क्या प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है। यही नहीं, अगर इनकी माने तो ऐसे कई सारे प्लैनेट्स थे जिनके ऑर्बिट्स आपस में टकरा रहे थे। और ऐसा संभव तभी है जब कोई बाहरी फोर्स यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसा कर सके, क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो साइंटिस्टों ने बोला कि ये किसी बाहरी एक्सटर्नल फोर्स का काम है। और घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है कि अगर मान लीजिए कोई फोर्स मौजूद है तो वो चीज़ है क्या जो नेपट्यून और अदर ऑर्बिट्स को अपनी तरफ रोटेट कर रहा है या ऑर्बिट चेंज कर रहा है। क्यूपर बेल्ट में मौजूद ड्वार्फ प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स सूरज की एक विचित्र ऑर्बिट में, मतलब एक अलग ही टाइप से ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं। इन्हीं ऑर्बिट के कारण इनका पेरिफेरल पॉइंट यानी सूरज की इसकी दूरी भी नेपट्यून से भी ज़्यादा दूर होती है। ऐसे में इनको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सौरमंडल का ढूंढा गया सबसे दूर प्लैनेट सेडना इसी का ही एक एग्जाम्पल है। सेडना एक सूरज का रिवॉल्यूशन लगाने में करीब 11,000 साल लगते हैं। मतलब वहाँ पे एक साल 11,000 साल बाद एक साल उनका कंप्लीट होता है। ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि क्या ये प्लैनेट 9 की वजह से तो नहीं है। सेडना के अलावा इस क्यूपर बेल्ट में काफ़ी सारे एस्ट्रॉइड खोजे गए हैं जो कि सूर्य की परपेंडिकुलर ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। आपकी स्क्रीन पर चल रही है ये सिमुलेशन को देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्या ये सारी विचित्र चीज़ें प्लैनेट 9 की ओर इशारा करती हैं? कई वैज्ञानिक ऐसा ही सोचते हैं और उन्होंने इस बात को मैथमेटिकल प्रूफ और कंप्यूटर सिमुलेशन से प्रूफ भी किया है। अब सवाल ये आता है कि हम लोग इतना श्योर कैसे हैं कि ये प्लैनेट 9 की वजह से ही हुआ है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं। कई लोगों ने बात किया और उन्होंने ये कहा कि हो सकता है वहाँ पर एक छोटा सा इसका ब्लैक होल हो। ये लगभग 5 सेंटीमीटर का हो सकता है। और अब आपको लग रहा होगा कि ये छोटा सा इसका ब्लैक होल आखिर क्या कर सकता है। ये छोटा भले ही है बट इसका मास काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका मास लगभग 5 से 10 गुना अर्थ के मास से ज़्यादा होगा। बट इतना सब कुछ एनालाइज और ये सब चीज़ें करने के बाद भी इसको एक हाइपोथेसिस ही माना जाता है और प्लैनेट 9 की एग्जिस्टेंस का आज तक कुछ भी अता पता कुछ नहीं चला है। इसके काफ़ी सारे एविडेंस मिले बट वो सारे एक थ्योरेटिकल, मतलब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या इस टाइप की एक ट्रायल मान सकते हैं। वो साइंटिस्टों द्वारा बस इसको एक थ्योरी मान दिया गया है। हाँ, ये बात है कि हम लोग हबल स्पेस टेलीस्कोप से कई मिलियन लाइट ईयर्स दूर बैठे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हम लोग आज डीप स्पेस में हम लोग इतने सारे तारे और इतने सब चीज़ें इसलिए जान पाए हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस थी। वैसे ही अगर बात की जाए तो हम मानव सभ्यता अभी भी स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे है। बट हाँ, हमारा जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उससे कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं क्योंकि वो इस हबल स्पेस टेलीस्कोप से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और एडवांस्ड। इस प्लैनेट 9 की लास्ट खोज की गई थी ना, वो करीब 2018 में की गई थी। इस प्लैनेट की डिस्कवर की थी, उसका नाम था फार फार आउट, जो कि सिर्फ 150 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर था। और ये दूरी कुछ ज़्यादा ही है, 2100 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर ये मौजूद था। जब साइंटिस्ट इसके ग्राफ्स और इसके पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उनको बाद में पता चला कि ये तो सिर्फ एक ड्वार्फ प्लैनेट है। सौरमंडल में कुइपर बेल्ट के बाहर प्लैनेट्स खोजना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और उनमें से एक मुश्किल था प्लैनेट एक्स। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस स्पेस में
ऐसे ही दफन हो चुके हैं और ऐसे ही काफ़ी सारी मिस्ट्रीज सिर्फ ऐसे ही आती हैं और उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और क्यूपर बेल्ट में मौजूद काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों ने अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स भी डिक्लेयर किया था। और प्लैनेट 9 की डिस्कवरी काफ़ी साल से चल रही है, लेकिन इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस और इसका कोई सबूत नहीं मिला है। तो दोस्तों, इसका कंक्लूजन ये निकला कि प्लैनेट 9 कोई भी एक टाइप का प्लैनेट है ही नहीं। मतलब ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है और इसकी एग्जिस्टेंस आज तक नहीं पता चलती है कि इसकी एग्जिस्टेंस है भी या नहीं। दोस्तों, मैं बता दूं, साइंटिस्ट जो प्रिडिक्ट करते हैं जो प्लैनेट 9 की दूरी है वो करीब 600 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी होगी और वो प्लैनेट 9 कुछ 2 से 4 गुना ज़्यादा बड़ा और प्लैनेट 9 कुछ 5 से 10 टाइम्स अर्थ से ज़्यादा होगा। और इस प्लैनेट 9 को जब ढूंढा जाएगा तो वो एक ऐतिहासिक दिन होगा, मतलब जिस टाइम उन्होंने ढूंढा, क्योंकि इसकी रिसर्च काफ़ी साल से चल रही है। हम लोग जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप से थोड़ी बहुत उम्मीद लगा सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए जिससे कि हम लोग दूर के सारे ग्रह एकदम मतलब पास में और मैग्नीफाइड तरीके से देख सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग ने हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बनाया है। गाइस, इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो को बस इतना ही। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या एक टाइप का सिर्फ एक इल्यूजन, या ये प्लैनेट एग्जिस्ट करता है हम लोग को दिखता नहीं है? सो आई विल बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो देखनी है नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।